दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। छठे चरण के मतदान के साथ साथ ये तय हो चुका है कि देश में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 90% सीटों पर मतदान हो चुका है। आखिर इस चरण के मतदान में वो कौन से दो राज्य हैं जो बीजेपी को जोर का झटका वो भी जोर से दे रहे हैं, सब कुछ तफसील से मैं आपको समझाने वाली हूँ। किस सीट में किसको एज है और कौन सी सीट बीजेपी के हाथ से निकल रही है, ये भी आपको बताने वाली हूँ। और साथ साथ में ये भी आपको समझाऊंगी आसान भाषा में, बिल्कुल क्रिस्प तरीके से, कि प्रधानमंत्री मोदी का आखिर क्यों जानकार कह रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, मुश्किल हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बहुत ही सीरियस टिप्पणियां दिखाना चाहती हूँ, जिसके बाद आगे आपके सामने जो भी आकलन रखा जाएगा उससे तस्वीर आपकी साफ हो सकती है। दोस्तों, निर्मला सीतारमण के पति, जो कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, उन्होंने भी ठीक इस चरण से पहले एक भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने भी कहा था कि बीजेपी 220 के पार नहीं जा पाएगी। ये इनका बिल्कुल ताजा बयान में समझा रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। ठीक छठे चरण के मतदान से पहले उन्होंने ये बात कही थी। इसके अलावा पत्रकार आस मोहम्मद कैफ भी एक बहुत ही जबरदस्त टिप्पणी कर रहे हैं। गौर से सुनिए वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं। आज हार जीत का मार्जिन अगर 50,000 से अधिक होगा तो फिर विवाद की संभावना कम होगी। इसीलिए ये देखना रुचिकर होगा कि वोटिंग परसेंटेज पैटर्न कैसे आता है। अगर ये पहले के चुनाव की तुलना में बढ़ जाता है तो इसे परिवर्तन में गिन लीजिए। यूपी में भाजपा को अब तक कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा आंध्र प्रदेश, बंगाल और असम, तेलंगाना से बेहतर, और महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पहले से कमतर परफॉर्म कर रही है। राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जी के समर्थकों को कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए। ये आज तक के इतिहास का सबसे रोचक चुनाव है। आखिर तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि कौन जीत रहा है। बहुत ही कड़ी टक्कर है। एनडीए और इंडिया दोनों बराबरी पर लड़ रहे हैं। सरकार कौन बनाएगा, ये अपने अपने स्किल की बात है। अब जान लीजिए वो आंकड़ा जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। दोस्तों, ये हैरान करने वाला आंकड़ा है जो बताता है कि हर लिहाज से 2024 का जो मतदान है वो 2019 से कितना अलग है। दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूँ, लेकिन आपको इससे एक वोटिंग पैटर्न समझ में आ जाएगा। बिहार में 3 बजे तक 2024 में छठे चरण में जो मतदान हुआ है वो 45% मतदान हुआ है। दिल्ली में 44.58% मतदान हुआ है। हरियाणा में 46.26% मतदान हुआ है। हालांकि हरियाणा, दिल्ली, हर जगह इस मतदान के प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि दिन में मतदान कम होता है, सुबह और शाम को ज्यादा होता है गर्मी की वजह से। लेकिन जो बात गौर करने वाली है दोस्तों, वो ये कि दोपहर 3 बजे तक 49.20 मतदान हो चुका था, जो साल 2019 के मुकाबले इन्हीं सीटों में 64.22 था। यहाँ मैं फिर आपको बता रही हूँ, दोपहर 3 बजे का मतदान है। अगर अगले 3 घंटे, मतलब 3 बजे के बाद से जो 3 घंटे हैं, उसके बाद ये 15% उछाल आ जाता है मतदान में, तो ये रिकॉर्ड माना जाएगा, जो कि हो सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे गर्मी कम होती है, दोपहर की धूप निकलती है और थोड़ी हवा ठीक होती है, तो लोग बड़े स्तर पर मतदान करने आते हैं। लेकिन अब सामने मैं आपके रख देती हूँ वो आंकड़े जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे ज़मीनी और ग्राउंड रिपोर्ट सुनकर जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इंडिया गठबंधन ने कमाल कर दिया है उन दो राज्यों में जिसके बारे में पिछले 3-4 महीने पहले कुछ सोच भी नहीं रहा था कि इंडिया गठबंधन कुछ ऐसा कर सकता है। हरियाणा और दिल्ली में मैं दोनों राज्यों का एक साथ आपको आकलन बता रही हूँ, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी भयानक मुसीबत में। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की 7 सीटों की और मैं बात कर रही हूँ हरियाणा की 10 सीटों की। तो कुल जमा बात यह है कि ये जो 17 सीटें हैं, इन 17 सीटों में बीजेपी की गाड़ी फंस सकती है। अगर मैं आपको ऑल टोटल बताऊं दोस्तों, तो अगर हरियाणा में बीजेपी अपना 2019 का परफॉर्मेंस रिपीट कर देती है, तो ये आप समझ लीजिए कि चमत्कार ही होगा। कोई चमत्कार ही ऐसा कर सकता है कि हरियाणा में 2019 का परफॉर्मेंस बीजेपी रिपीट कर ले, और यही बात दिल्ली पर भी लागू होती है। खास तौर पर दिल्ली में केजरीवाल फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से केजरीवाल को जमानत मिली और उन्होंने न केवल अपने कैंडिडेट्स बल्कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को भी उनका प्रचार किया। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आज कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच भी बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिली है। हालांकि क्या मनोज तिवारी को एज है, क्या वो आसानी से जीत अपनी निकाल लेंगे, कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, उनको एज तो है। लेकिन कन्हैया कुमार ने आखिर में आते आते, और केजरीवाल ने जब उनके लिए प्रचार किया, तो आखिर में आते आते यहाँ पर अच्छी खासी फाइट देते कम से कम आज वो उनको दिखाई दिए हैं। दोस्तों, मेरा आकलन ये कहता है कि दिल्ली और हरियाणा को मिलाकर टोटल जो 17 सीटें हैं, इन 17 सीटों में इंडिया गठबंधन 8 सीटें जीत सकता है।
ये मैं आपको मिनिमम से मिनिमम बता रही हूँ। हो सकता है कि ये परफॉर्मेंस ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि हरियाणा को लेकर कुछ सीटों में मुझे जानकारी नहीं मिल पाई है। हरियाणा में लगातार एक बात कही जा रही है कि एंटी बीजेपी लहर चल रही है। हरियाणा में बहुत जबरदस्त फाइट है। करीब 4 से 5 सीटों पे तो कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंस में है, लेकिन फिर भी मैं मिनिमम आपको बता रही हूँ, दिल्ली और हरियाणा में 8 सीटों का नुकसान आज वोटिंग पैटर्न कम से कम ऐसे संकेत दे रहा है। तो यहाँ एक 2 राज्यों में बड़ा झटका बीजेपी को साफ साफ लगता दिखाई दे रहा है। ये वो 2 राज्य हैं जहां क्लीन स्वीप की थी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने। दोस्तों, हरियाणा में तो ये स्थिति थी कि जाटों ने साफ कह दिया था कि किसान आंदोलन के वक्त इन्होंने हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, अब हम इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता गांव में जाकर प्रचार नहीं कर पाए, तो क्या उनको वोट पड़े होंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं। कांग्रेस ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है हरियाणा में। मुझे लगता है कांग्रेस का जो जाट वोट बैंक है, उसको दलित और मुस्लिम जो उसके समुदाय हैं, उसको अपने साथ इंटैक्ट रखने की कोशिश की। और इस बात पे मैं तारीफ करूंगी दोस्तों कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के संगठनों में लड़ाई है, दोनों के संगठन में 2 फाड़ है, लेकिन कांग्रेस काफी हद तक अपनी उस लड़ाई को छुपाने में कामयाब रही। और एक और चीज, हरियाणा के इस बार के चुनाव में पहली बार, जो कि 2019 में नहीं दिखा, इस बार दिखा कि चुनाव कौन लड़ रहा है। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से चुनाव लड़े, जिस तरह से टिकट बंटवारे में उनकी चली, काफी हद तक कांग्रेस में आप कह सकते हैं कि गुटबाजी न केवल कामयाब रही कांग्रेस उसको रोकने में, बल्कि उसका परिणाम भी हो सकता है कि उसको मिल सकता है। याद रखें, हरियाणा के अंदर कांग्रेस का अच्छा खासा संगठन है, वहां उसने लंबे वक्त तक सरकार चलाई है। अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा दोस्तों। बहुत सी सीटों में मैंने लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि हरियाणा वो राज्य है जहां पर अग्निवीर का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। राजस्थान की भी कुछ सीटों में प्रभाव देखने को मिला, लेकिन हरियाणा में कुछ राज्य हैं दोस्तों जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते थे सेना में भर्ती के जो बच्चे जाते थे उसके लिए, लेकिन वो सब बंद हो गए हैं। तो अग्निवीर का एक बहुत जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला। राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा हम आएंगे तो उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे अग्निवीर योजना को, उसका यहाँ पर एक तरह से प्रभाव हर लिहाज से देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा और दिल्ली में मैं कह सकती हूँ कि वो दिल्ली जिसमें ऐसा लग रहा था 4 महीने पहले कि क्लीन स्वीप बीजेपी कर लेगी, उस दिल्ली में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। क्लीन स्वीप तो छोड़िए, अगर वो 4 सीटें भी बचा लेती है दिल्ली के अंदर, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी दोस्तों, क्योंकि केजरीवाल से बड़ा फैक्टर इस वक्त दिल्ली में और कोई काम नहीं कर रहा। केजरीवाल इस बार चुनाव को स्थानीय बनाने में कामयाब रहे हैं, और ये हमने होते देखा है दोस्तों। इस बार का लोकसभा चुनाव कई राज्यों में स्थानीय बना है, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र और कर्नाटक उसका जीता जागता प्रमाण है। अब आ जाते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें आज इनमें मतदान हो गया। इन 14 सीटों में यकीन मानिए हर सीट में फाइट है। कम से कम 3 से 4 सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ पर एज में बताया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की केमिस्ट्री की काफी तारीफ हो रही है। 6 सीटों में इंडिया गठबंधन को एडवांटेज है, लेकिन 3 से 4 सीटें शायद भी इंडिया गठबंधन निकाले, अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। प्रतापगढ़ में दोस्तों एसपी सिंह पटेल बढ़िया फाइट दे रहे हैं, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। श्रावस्ती में बीजेपी केवल 5000 वोट से हारी थी पिछली बार बीएसपी के उम्मीदवार से, बीएसपी ने सीट निकाली थी। तो बीएसपी के जो वो जीते हुए उम्मीदवार थे वो इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं इस बार, तो कह सकते हैं कि ये सीट भी एक तरह से एज के तौर पर मानी जा सकती है इंडिया गठबंधन के लिए। बस्ती में इंडिया को एज मानी जा रही है। इसके अलावा आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव वर्सेस निरहुआ, सबकी नजरें इस पर है। उपचुनाव हारे थे धर्मेंद्र यादव, लेकिन ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र यादव ये सीट इस बार निकाल लेंगे, क्योंकि काफी मेहनत पूरे परिवार ने इस सीट में लगाई थी। इसके अलावा दोस्तों मेनका गांधी जो कि सुल्तानपुर से लड़ रही है, ठीक चुनाव से पहले मतलब वोटिंग से पहले उनको अपने बेटे वरुण गांधी को बुलाकर रैली करवानी पड़ी। याद रखें वरुण गांधी ने इकलौती रैली अपनी मां के लिए यहीं की। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि मेनका गांधी को भी अंत में अपने प्रचार के लिए पूरा जोर लगाना पड़ा। हालांकि उनकी सीट फंसेगी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, वो अपनी सीट ऐसा लगता है कि निकाल लेंगी, लेकिन हाँ उनको जद्दोजहद करनी पड़ी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों बिहार में बड़ा इंटरेस्टिंग आज चुनाव हुआ है। 8 सीटों पर आज बिहार में मतदान होना है दोस्तों। इन 8 सीटों में जिन सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है वहां तो बहुत ठीक चुनाव लड़ रही है, अच्छा चुनाव लड़ रही है, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है वहां उसकी हालत ठीक नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, वाल्मीकि नगर में, सीवान में, शिवहर में जेडीयू को एज बताई जा रही है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण में चुनाव फंसा हुआ बताया जा रहा है। वैशाली में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर थोड़ी हल्की पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी का वोट तो ट्रांसफर हुआ
जेडीयू को इन सीटों में, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि जेडीयू का वोट उतने बड़े स्तर पर ट्रांसफर हो पाया। दोस्तों, इसके अलावा बंगाल की भी 8 सीटों पर आज मतदान हुआ है। बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था बंगाल का ये चुनाव, क्योंकि इन 8 में से 5 बीजेपी ने जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। और बंगाल से बहुत उम्मीदें हैं, बीजेपी को उम्मीद है कि उसकी टैली ऊपर जाएगी। तो बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में टैली ऊपर जाएगी। तो ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीजेपी को हर हाल में अपना ये किला बचाना है, क्योंकि इसके बाद जिस फेज में बंगाल में आखिरी चरण में मतदान होगा वो बीजेपी का किला नहीं है, वो मजबूत गढ़ है ममता बनर्जी का। तो कुल जमा बात मैं आपको ये बता सकती हूँ दोस्तों कि पहले चरण से जो वोटिंग का एक पैटर्न शुरू हुआ था वो अब भी बरकरार है, और वो किस हद तक बीजेपी को परेशान कर रहा है इसका एक उदाहरण आज फिर से मोदी जी ने दे दिया, मुजरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके। देश के प्रधानमंत्री जब मुजरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें अपने भाषण में, अपनी रैली में, तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि किस लेवल पर उनके लिए चुनाव फंसा हुआ है। मतलब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब बस गाली गलौज करना ही बाकी रह गया है और तो कुछ बचा नहीं है। टोटी, भैंस से लेके हर चीज पर पीएम मोदी बोल गए, हर तरह से उन्होंने विपक्षियों का हमला भी ले लिया, लेकिन इस बार तो हद हो गई। तो ये छठे चरण के मतदान के दिन जिस दिन मोदी जी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो बताता है कि इस चरण का मतदान कितनी बुरी तरह से बीजेपी के लिए फंस गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपके इलाके में आपके पास क्या खबर है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।